हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 के इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि धातु एवं अधातु में एक अंतर बनता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि धातु में पहला अंतर कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई भी चमक नहीं होती है। दूसरा अंतर हो जाएगा कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातुएं प्राय विद्युत ऋणात्मक होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि धातुओं के विद्युत का सुचालक होने का कारण यह है कि इनके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, इनकी संचालन करते हैं। यानी कि जो ये धातुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, तभी तो धातुओं के जो कि विद्युत की सुचालक होते हैं, यानी कि जिससे विद्युत धारा का चालन करती है। तो चलते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन की धातुओं की तन्यता और अगाध्यवर्ता से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कि धातुएं तन्य होती है, इन्हें खींचकर इनसे तार बनाए जाते हैं। धातुएं अगाध्यवर्तनीय होती है, इन्हें हथौड़ी से पीटकर इनकी चादरें बनाई जाती है। यानी कि समझ गए कि धातुएं की तन्यता उन्हें उससे खींचकर तार बनाया जाता है, और अगाध्यवर्तनीयता यानी कि उनसे पीटकर लंबा किया जाता है यानी फैलाया जाता है। तो उसके बाद लिखेंगे कि धातुओं के अगाध्यवर्तनीय तथा तन्यता के गुणों के कारण ही इन्हें विभिन्न रूप देकर आवश्यकता की अनेक वस्तुएं बनाई जाती है। यानी कि इससे क्या समझते हैं कि इन्हें पीटकर या फैलाकर इनसे कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कि धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लों के और अम्ल तथा भास्मिक दोनों गुण होता है, वे द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सा धातुई गुण प्रदर्शित करता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, यानी कि अधातु होते हुए भी धातु की तरह या विद्युत का सुचालक करता है, यानी कि विद्युत की तरह चालक करता है, तथा ये चमकीला भी होता है, यानी कि विद्युत या धातु की तरह चमकीला होता है। तो यहाँ पे यह कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो 2 गुण प्रदर्शित कर रहा है। पहला कि यह विद्युत का सुचालक होता है, और दूसरा यह चमकीला पदार्थ यानी कि चमकता है। तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। आर्गन के 2 परमाणु परस्पर से नियुक्त होकर आर्गन अणु यानी कि Ar2 क्यों नहीं बनाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सभी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करते हैं। यानी कि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो देता है या फिर लेता है या फिर उसके साथ साझा करता है। जबकि आर्गन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इसका अष्टक पूर्ण हुआ रहता है। यानी कि इससे इसका अष्टक पूर्ण हो गया तो अब यह किससे अभिक्रिया नहीं करेगा। इसीलिए आर्गन के 2 परमाणु परस्पर से नियुक्त होकर आर्गन अणु यानी कि Ar2 नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यह समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ परमाणु और दूसरे तरफ आयन लिख देंगे। तो लिखेंगे कि परमाणु विद्युता उदासीन होता है, यानी कि परमाणु क्या होता है, तो विद्युता उदासीन होता है, जबकि आयन पर धन आवेश या ऋण आवेश यानी कि प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि परमाणु के गुण उसके संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है,
यानी कि परमाणु का जो गुण होता है वह किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि आयन के गुण उसके आवेश के कारण होता है, यानी कि प्लस या माइनस चार्ज के कारण आयन का गुण होता है। तीसरा लिखेंगे, तीसरा अंतर हो जाएगा कि परमाणु अस्थायी होते हैं, यानी कि अस्थायी, यानी कि यह एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, जबकि आयन अस्थायी होते हैं, यानी कि यह एक निश्चित जगह पर ही सीमित होता है। आयन सीमित होता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन की सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला सहसंयोजक यानी कि एकल सहसंयोजक बंधन होता है पहला, दूसरा द्विक सहसंयोजक बंधन और तीसरा त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि एकल सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है। तो जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म का साझा होता है, यानी कि सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब उनके बीच एकल बंधन का बनता है, यानी कि एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। तो आइए यहाँ पे द्विक सहसंयोजक बंधन का देखते हैं कि जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु दो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, तब उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है, यानी कि तब द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। और यहाँ पे देखते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है। तो जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तब उनके बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। तो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन की आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को इसको प्रमाणित, यानी कि यह विद्युत का कुचालक है, इसे प्रमाणित करने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि उसमें लाइन यानी कि फिक्स करते हैं। अगर बल्ब जलने लगा तो यह विद्युत का सुचालक है, यदि बल्ब नहीं जला तो यह विद्युत का कुचालक है, जिससे कि यह साबित हो जाएगा कि विद्युत का सुचालक ही कुचालक है। तो चलते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन की सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्यों? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे क्योंकि जल के अणु सोडियम क्लोराइड के आयनिक यौगिकों में विद्यमान आयनों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, जिससे आयनों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होकर टूट जाता है और आयन अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में नहीं घुलता। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है ना, उसको जल में घुलाने पर यानी कि घुल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो अंतरा अणु का आकर्षण बल होता है वह बहुत ही कमजोर हो जाता है, जिससे कि वह टूट जाता है और अलग अलग हो जाता है। जबकि जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है, जिससे कि जल में डालने पर नहीं घुल पाता है और इसके कण है जो कि नहीं टूटते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यह देख के लिख लेंगे। तो चलते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है CH4 और CO2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाते हैं। यहाँ पहले CH4 का बनाते हैं। तो पहला तत्व है कार्बन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा, इसके परमाणु संख्या 6 होती है। और हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये CH4 बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगेगा? 4 लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH4 बनेगा इस पर का। देखिए 1H हो गया, यानी कि किसका मान हो गया? H का यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा H का बनेगा और यहाँ पे तीसरा जो कि बनेगा H का, और ये चौथा H होगा। तो ये दोनों जब आपस में यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, यानी कि
ये भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा यहाँ पे। चूँकि यह कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन कहा कि हमको भी दो, तो यह भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के से ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सबका अष्टक पूर्ण हो गया, तो यहाँ पे बना दिया CH4। यहाँ पे CH4 बन गया। अब दूसरा है CO2, तो आइए उसको भी बनाते हैं। दूसरा है CO2 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, तो तत्व कार्बन है जिसका परमाणु संख्या 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसको। यानी कार्बन है जिसके बाह्यतम कक्षा में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कक्षा में। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, यानी कि तो O2 यानी कि O2 को बोल रहा है यहाँ पे, तो O2 को बना देंगे। O जिसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे इसका 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं पहले। तो देखिए इसका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं यहाँ पे। देखिए इस ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तब जब ये साझा करेगा यानी कि आपस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है यहाँ पे, इसको ले लिया। देखिए इसका अष्टक पूर्ण हो गया, 2 4 6 2 8, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो गया। क्योंकि यह ऑक्सीजन भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसका दो परमाणु को लेगा। तो यहाँ पे से ये देखिए ये अष्टक पूर्ण कर लिया। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, यानी कि इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो अब ये भी करेगा, ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार बनेगा, CO2 का। तो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक यौगिक को बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका होती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कि रासायनिक यौगिकों के निर्माण में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ही प्रमुख भूमिका होती है। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 8 से कम हो तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ आयनिक अथवा सहसंयोजक के द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं। यानी कि इस प्रकार, तो जब किसी तत्व का अष्टक पूर्ण नहीं होता है तो वह उसके साथ तत्व का आदान प्रदान करके अथवा साझा करके यौगिक का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व A की परमाणु संख्या 12 है और दूसरे तत्व B की परमाणु संख्या 17 है। A और B के संयोग से बने यौगिक का सूत्र लिखे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे तत्व A और B है जिसकी परमाणु संख्या A की 12 है। यहाँ पे A के तत्व की परमाणु संख्या 12 हो गया, और जिसका दूसरा B तत्व जिसका परमाणु संख्या 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 2, और इसका हो जाएगा 2 8 7। तो यहाँ पे इसका संयोजकता हो जाएगा 2 और इसका संयोजकता हो जाएगा 1। तब इसका जब सूत्र यानी कि इस यौगिक का सूत्र बनाएंगे तो ये यहाँ पे देखते हैं। जब इसका सूत्र बनेगा तो होगा A के नीचे इसकी संयोजकता 2 थी और B का संयोजकता 1 था। तो यहाँ पे जब दोनों को तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो A/1 B2 बनेगा। तो यानी कि तत्व A और B के संयोग से बने यौगिक का सूत्र होगा A/1 B2। सूत्र क्या बनेगा, A/1 B2। तो चलते हैं आप 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन का ये है कि अमोनिया के अणु में कितने संयोजक बंधन है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एकल सहसंयोजक वाले 3 बंधन, एकल सहसंयोजक वाले 3 बंधन। चलते हैं B नंबर क्वेश्चन। B नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम अणु कहना क्या सही है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ।
सोडियम अणु कहना सही है। क्यों? क्योंकि ये अपना अष्टक पूर्ण कर लिए होते हैं, जबकि सोडियम परमाणु जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की प्रकृति पर प्रकाश डाले। तो पहला है जल, नाइट्रोजन अणु, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सबको देखते हैं कि पहला है जो जल, तो यह हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। दूसरा है नाइट्रोजन अणु, तो यह हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। और तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि यह आयनिक बंधन है। और चौथा है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि यह भी आयनिक बंधन है। तो अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व W, X, Y और Z की परमाणु संख्या 7, 9, 10 और 11 है। तत्वों के निम्नांकित युग्मों से बने यौगिक का सूत्र लिखें और इनमें विद्यमान बंधन की प्रवृत्ति बताएं। पहला है W और X। तो आइए यहाँ पे इन सब का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट तैयार करेंगे जिसमें लिखेंगे तत्व परमाणु संख्या लिखेंगे। तो पहला तत्व है W, जिसकी परमाणु संख्या 7 है। दूसरा तत्व है X, जिसकी परमाणु संख्या 9 और तीसरा Y, जिसकी परमाणु संख्या 10। चौथा तत्व है Z, जिसकी परमाणु संख्या 11। तो इसके आधार पर हम लोग इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हो जाएगा 2, 5, इसका हो जाएगा 2 और 7, और इसका हो जाएगा 2, 8, इसका 2, 8, 1। तब इसके आधार पर हम लोग इसको संयोजकता भी निकाल सकते हैं। तो W की संयोजकता 3, X वाले तत्व की संयोजकता 1 और Y तत्व की संयोजकता 0, Z तत्व की संयोजकता 1। तो आइए यहाँ पे अब इन सब का सूत्र बनाते हैं। पहला है W और X, तो यानी कि W की संयोजकता 3 था और X की संयोजकता 1। तो जब दोनों को तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा W/X3, यहाँ पे सूत्र बनेगा। दूसरा तत्व है X और X, तो X की संयोजकता 1 है और ये इसकी भी संयोजकता 1 है। जब दोनों को तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा X1 और X1। तीसरा है यहाँ पे W और Z, तो यानी कि जब इसको भी करेंगे तो W की संयोजकता 3 था और Z की संयोजकता 1। तो यहाँ पे तिरछी मल्टीप्लाई करके इसका सूत्र बनाएंगे तो हो जाएगा W1Z3। और जो कि चौथा यहाँ पे बोल रहा है Y और Z, तो यहाँ पे देखिए Y और Z का संयोजकता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे Y की संयोजकता 0 और Z की संयोजकता 1, यानी कि जब तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यानी कि काची, तो ये 0 यानी कि यह अभिक्रियाशील नहीं है। लिखेंगे इसमें कि यह अभिक्रियाशील नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है X और Y तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। यानी कि ये है इसका X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। तो अब X और Y के बीच बनने वाले बंधन की प्रकृति बताएं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला तत्व है X और दूसरा तत्व है Y, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि 2 और 6 है। और इसका Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2। तो यानी कि इसके आधार पर हम लोग इसका संयोजकता निकालेंगे तो हो जाएगा X वाले तत्व की संयोजकता 2 और Y वाले तत्व की भी संयोजकता 2। तो जब इन दोनों से सूत्र बनाएंगे यानी कि सूत्र बनेगा तो हो जाएगा यानी कि X की संयोजकता 2 और Y की संयोजकता 2। जब दोनों को तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा X2/2। ये कौन सा सूत्र बनेगा? तो X2 और Y2। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु A, जिसकी परमाणु संख्या 19 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर सफेद ठोस क्लोराइड बनाता है। चित्र की सहायता से एक अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएं। तो यहाँ पे इसका देखते हैं कि पहला तत्व A है, यानी कि जिसकी परमाणु संख्या 19। तो यहाँ पे देखिए 19 है। और दूसरा तत्व क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। और A तत्व यानी कि जिसकी परमाणु संख्या 19 पोटेशियम का होता है। तो इसके आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 1 यानी कि 19 आएगा। और क्लोरीन जिसका 2, 8, 7 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये यहाँ पे इसके पूर्व के अभिक्रिया के पूर्व जो इससे बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो देखते हैं चित्र की सहायता से। तो पहले हम लोग ये बीच में रहता है नाइट्रोजन और
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बीच में पाया जाता है, जो कि यह नाभिक है। इसके के कक्षा का नाम है KLMN, यानी 4 सेल बनाए हैं, जिसके के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। और M कक्षा में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। और N कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसके आधार पर देखिए पहले कक्षा में 2 8 8 1, यहाँ पे यानी कि ये जब यह अभिक्रिया नहीं किया है उसके पहले का यह इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। तो यहाँ पे इस प्रकार बनेगा इसके पहले का। और जब यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे देखिए इसका संरचना कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो जो कि यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे देखिए इसका परमाणु संख्या यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तो इसका बनेगा 2 8 8 हो जाएगा। तो जब इसका अब इस अभिक्रिया के पश्चात इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए यानी कि यहाँ पे बनेगा देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि जिसको नाभिक कहते हैं, बीच वाले भाग में। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद प्रथम कक्षा में यानी कि प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ स्लो करके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से उस वीडियो का बताऊंगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु A दूसरे परमाणु B को 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर एक यौगिक बनाता है। तो A की संयोजकता B और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि A तत्व की परमाणु संख्या 12 है और B तत्व की परमाणु संख्या 16 है। लेकिन हमको कोई तत्व नहीं पता था, जबकि यह पता था कि यह 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तो यहाँ पे एक यौगिक बनाता। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यानी कि तो माना परमाणु संख्या 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। और परमाणु संख्या 16 होता है सल्फर का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 2 और इसका हो जाएगा 2 8 6। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे मैग्नीशियम जो कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि A दूसरे B परमाणु B को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि ये परमाणु A है जो कि B को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि ये है जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो इसके बाद सब बच्चा देखिए यहाँ पे 2 8 8 हो गया और इसका 2 8 हो गया, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 8 बचा सिर्फ, और इसका हो गया 2 8 8, यानी कि 6 2 8 यहाँ पे हो गया। और जब या फिर यानी कि तत्व A की संयोजकता कितनी हो जाएगी फिर, यानी कि इसके संयोजकता 0 हो जाएगा। और तत्व B की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, यानी कि इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन अणु H2 बनने में दोनों H परमाणु अष्टक प्राप्त नहीं करते, फिर भी हाइड्रोजन का अणु काफी अस्थायी होता है, क्यों? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के संयोग से हाइड्रोजन अणु यानी कि H2 बनता है। हाइड्रोजन का दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जिससे हाइड्रोजन अणु का पहला कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसी कारण हाइड्रोजन परमाणु अस्थायी होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन की A, B और C 3 तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8 10 और 20 है। इनमें अक्रिय गैस की पहचान करें। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे तत्व A, B, C
जिसकी परमाणु संख्या यहाँ पे देखिए 8, 10 और 20 है, यानी कि 8, 10 और 20। तो यहाँ पे ए तत्व जो कि यह अक्रिय गैस नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। बी तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है तो चूँकि यह अक्रिय गैस है तो इसको हाँ लिखेंगे। और सी जो कि जिसका परमाणु संख्या है 20 तो यह पर अक्रिय गैस नहीं है तो यहाँ पे नहीं इसका आंसर लिख देंगे। तो चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, इसकी संयोजकता ज्ञात करें। तो आइए इसकी संयोजकता ज्ञात करते हैं कि तत्व है ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या 8 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है। तो इसका संयोजकता होगा, यानी कि किसी भी तत्व की संयोजकता 4 से 1, 2, 3, 4 होती है, यानी कि 4 से अधिक नहीं हो सकता है, 4 तक ही सीमित है। जिसमें इसका 6 है तो यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा, यानी कि 4 तक ही होती है। तो 6 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी संयोजकता 2। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक यौगिकों का चयन करें। तो आइए यहाँ पे इन सब का देखते हैं। पहला है ग्लूकोज जो कि सहसंयोजक यौगिक है। दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड जो कि आयनिक यौगिक है। तीसरा है एसिटिलीन सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। चौथा है यूरिया सहसंयोजक यौगिक। कॉपर सल्फेट यह आयनिक यौगिक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक। अमोनिया क्लोराइड यह आयनिक यौगिक हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सब तो इजी था, आप लोग खुद भी बना सकते थे। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन की जल में विलय 2 सहसंयोजक यौगिकों के नाम लिखे, यानी कि ऐसा विलय जो जल में घुल जाए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यूरिया, चीनी, ये सब है जो कि जल में घुल जाता है, ये सब सहसंयोजक यौगिक है। तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इसे अलग करने की एक विधि का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। मैग्नेटाइट में उपस्थित अचुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करना होगा, यानी कि उसको अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करना होगा। तो आइए यहाँ पे इस विधि का उल्लेख करते हैं। तो लिखेंगे कि मैग्नेटाइट को पीस कर, यानी कि उसको पीस कर महीन चूर्ण बना दिया जाता है। फिर इस चूर्ण को एक विद्युत चुंबकीय बेलनों के बेल्ट पर डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। मैग्नेटाइट चुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित होकर एक पात्र में गिरता है, जबकि यह चुंबकीय पदार्थ उससे अलग होकर एक पात्र में गिरता है। यानी कि कोई मैग्नेटाइट है उसको चूर्ण देंगे, एकदम पीस कर महीन बना देंगे और उसके बाद उसको विद्युत चुंबकीय बेलनों के बेल्ट पर डाल के मशीन में चालू कर दिया जाता है। चूँकि मैग्नेटाइट है जो अपने चुंबक को यानी कि लोहे के बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जबकि यह चुंबकीय पदार्थ अलग गिर जाते हैं, जिससे कि मैग्नेटाइट और अचुंबकीय पदार्थ दोनों अलग हो जाते हैं। तो इसमें यही उल्लेख करना था, तो हो गया। तो अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भाजन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में, यानी कि वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भाजन कहलाती है। यानी कि धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भाजन। तो अब इसका उदाहरण देना है, तो आइए यहाँ पे इसको उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कि जिंक ब्लेड यानी कि ZnS भाजित होकर ZnO में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए 2ZnS प्लस 3O2 एरो 2ZnO प्लस 2SO2। यहाँ पे देखिए ZnO में परिवर्तित हो गया और दूसरा हो जाएगा गैलेना, जिसको यानी कि BS यानी कि भाजित होकर लिथार्ज में बदल जाता है। किसमें, लिथार्ज में। यहाँ पे इसका समीकरण देख लीजिए, इसमें 2PbS प्लस 3O2 एरो 2PbO प्लस SO2, ये किसका सूत्र है, लिथार्ज का। यहाँ पे लिथार्ज ये बन गया। तो अब चलते हैं
27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगलन में गालक की क्या भूमिका होती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्रगलन में गालक की ही प्रमुख भूमिका होती है कि गालक पदार्थ को निस्तापित या भर्जित यस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिससे प्रगलन में उपस्थित अगलनीय अपद्रव्य दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को इस वीडियो में और भी कुछ ज़्यादा जानने के लिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखेंगे कि चूंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ ही इतनी तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है कि इन्हें वायु में खुला छोड़ देने पर ये तुरंत जल उठते हैं। यानी कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर इसलिए रखा जाता है ताकि एक जैसे ही वायु के संपर्क में आता है ना, वह तुरंत जलने लगता है। इसी कारण सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। अगर सोडियम को केरोसिन में डुबा कर नहीं रखेंगे तो यह वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा यह जलने लगता है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डालकर रखा जाता है। तो चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं के संचालन से क्या समझते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संचालन कहलाता है। धातु का संचालन कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं के शोधन की एक विधि का वर्णन करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कि धातुओं के शोधन में दो विधियां अपनाई जाती है। पहला गाल्वनिक पृथक्करण विधि, दूसरा वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। तो आइए यहाँ पे एक विधि का उल्लेख करते हैं, यानी कि एक विधि का उल्लेख करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे गाल्वनिक पृथक्करण विधि का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस विधि के द्वारा कम द्रव्यनांक वाली धातुएं जैसे में टीन, लेड को उच्च द्रव्यनांक वाली धातुओं से अलग किया जाता है। इस विधि में एक ढालुई भट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है। इस भट्ठी का ताप धातु के द्रव्यनांक से थोड़ा अधिक रखा जाता है। अशुद्ध धातु को भट्ठी के सिरे पर रखते हैं। धातु द्रवित होकर भट्ठी के नीचे ले भाग की ओर बहने लगती है, किंतु अद्रवणशील अपद्रव्य पीछे ही छूट जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे यह होता है। यानी कि इसका यह विधि है ना, जो कि एक ढालुई भट्ठी का इस्तेमाल करके किया जाता है। और इस भट्ठी का ताप जो इतना पर रखा जाता है कि धातु गल जाए, और अशुद्ध धातु है जो भट्ठी के सिरे में रखा जाता है, और धातु है जो गल जाता है द्रव्यनांक से, यानी कि गर्म होकर, और नीचे की ओर बहने लगता है। जबकि अद्रवणशील द्रव्य होता है जो कि पीछे ही रह जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे या फिर लिख ले सकते हैं इसका आंसर। चलते हैं आगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु क्या है। किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग लिखें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक धातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो यहाँ पे दो धातुओं मिश्र धातुओं के नाम और उसका उपयोग लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं। लिखेंगे पहला मिश्र धातु हो जाएगा पीतल, जो कि इसका उपयोग किया जाता है तो बर्तन बनाने में। नलिया एवं कारतूत, यानी कि जो गन बनता है वो इसी से बनता है, यानी कि गन का गोली। दूसरा सोल्डर, यानी कि धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में, यानी कि जिसको सोल्डर बोलते हैं, जिसमें कहीं पे तार टूट जाता है तो इसी का उपयोग किया जाता है जोड़ने में। तो अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर।
32 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा एवं तांबा के दो अयस्कों के नाम लिखे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। लोहा एवं तांबा के दो अयस्क के नाम, तो यहाँ पे देखिए लोहा और तांबा। तो लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट और ऑक्साइड अयस्क, हेमेटाइट अयस्क और दूसरा ऑक्साइड अयस्क। और दूसरा यहाँ पे तांबा का अयस्क हो जाएगा जिसमें कॉपर पायराइटस और दूसरा मैलेकाइट हो जाएगा इसका अयस्क। यानी कि कॉपर इन दोनों तांबा जो कि इन दोनों चीज़ों से प्राप्त होता है, और लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट और दूसरा ऑक्साइड अयस्क से। तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि धातु कर्म किसे कहते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। तो अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। यानी कि बताना है कि सोडियम धातु कैसे प्राप्त होता है। तो लिखेंगे वे धातुएं जिनकी क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में है वे काफी क्रियाशील होते हैं। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें द्रवित अयस्क का वैद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है। यानी कि वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो इसका विधि लिखते हैं कि सोडियम धातु द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। किसको? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर प्राप्त होता है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड धातु आयनों को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रदान कर इन्हें धातु में परिवर्तित कर देता है। जिसमें यहाँ पे देखिए 2NaCl यह द्रवित ऑक्साइड है, यहाँ पे 2Na+ यानी कि प्लस है और ये 2Cl यानी कि माइनस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोडियम धातु बन के प्राप्त हो गया। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने सोने को आभूषणों के स्वच्छ एवं चमकीले बनाने के लिए एक स्वर्णकार को दिया। यानी कि उसको दिया कि यह गंदा है पुराना है तो इसको साफ कर दो। तो स्वर्णकार ने यानी कि जो सोनार था उसने आभूषण को एक द्रव्य में डालकर उन्हें चमकीला बना दिया, उसको साफ कर दिया। किंतु उन आभूषणों का भार पहले से कम हो गया। क्या आप बताएंगे कि वह कौन सा द्रव्य था? ऐसा क्यों है? यानी कि जब सोनार ने उसको चमकीला बना दिया है किसी द्रव्य में डालकर तो उस सोने का जो वजन था वह उसमें कमी आ गया। तो ऐसा बताना है क्यों हुआ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि स्वर्णकार ने उन आभूषणों को जिस द्रव्य में डाला वह द्रव्य एक्वारेजिया था। किस द्रव्य में डाला है सोनार ने? एक्वारेजिया में, जो कि सांद्र HCl एवं HNO3 का मिश्रण होता है। एक्वारेजिया जो कि HCl तथा HNO3 का मिश्रण होता है। इसके आयतन के विचार से 3 भाग HCl का और 1 भाग HNO3 यानी कि 3 भाग HCl का होता है और 1 भाग HNO3 का होता है, जिससे कि एक्वारेजिया का निर्माण होता है। उसके बाद लिखेंगे आभूषण का भार कम होने का यह कारण है कि जब स्वर्णकार ने आभूषणों को एक एक्वारेजिया में डाला तो आभूषणों के ऊपरी सतह के कण पिघलकर नीचे बर्तन की सतह पर बैठ जाते हैं। यानी कि जो सोना होता है उसको जब एक्वारेजिया में डाला जाता है तो उसके ऊपर की जो गंदे परत होते हैं वह पिघल जाते हैं और पिघलकर नीचे बर्तन में बैठ जाते हैं, जिसके कारण आभूषण चमकीला हो गया। जिसके कारण यानी कि ऊपरी परत जब हटेगा किसी भी पदार्थ का तो वह चमकीला हो जाएगा। किंतु उसका भार लिखेंगे किंतु उसका भार पहले से कम हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि कोई भी पदार्थ को जब उस पे यानी कि जो मोटा है अगर वो पिघलेगा और उसमें से कुछ द्रव्य हट जाएंगे तो जाहिर है सी बात है कि उसका वजन कुछ कमी होगा, जिस कारण उसके वजन में कुछ आभासी कमी हो गई। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड यानी कि जैसे में Cr2O3 या फिर MnO2 आदि कार्बन द्वारा अभिकृत नहीं किए जा सकते, यानी कि इसको कार्बन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कार्बन के साथ उच्च ताप पर ये कार्बाइड बनाते हैं। यानी कि कार्बन के साथ जैसे ही इसको गर्म करेंगे ना, ये कार्बाइड बना लेगा। ऐसी स्थिति में अपकारण की क्रिया एल्यूमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है, यानी कि जब कार्बन के साथ इसकी कराएंगे तो एक कार्बाइड बना लेगा, इसीलिए ऐसी स्थिति में एल्यूमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है। इस प्रक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। तो अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर लिख लेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पित्तल एवं कांसे के अवयव तत्व बताएं, जो कि यह सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट की ओर से सेकंड क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पित्तल है पहला, तो इसको हो जाएगा तांबा और जस्ता हो जाएगा। तांबा और जस्ता मिलने से पित्तल का बनता है। और कांसा जो कि तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है जो बच रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा है, इसका क्वेश्चन है कि दो ऐसी धातुओं के नाम लिखें जो ठंडे जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करती है, यानी कि जो ठंडे जल के साथ जल्दी अभिक्रिया कर लेती है, तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। ऐसी किसी धातु को जल में डालने पर अवलोकित कोई 3 परीक्षण लिखें। यदि अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होती है तो आप कैसे पहचान करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम आदि धातुएं करती हैं। तो यहाँ पे 2 धातु का नाम हो गया, सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम। उसके बाद जो दिया हुआ है उसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम धातु को जल में डालने पर क्या होता है, तो लिखेंगे कि यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि ठंडे जल में डालेंगे तो यह मैग्नीशियम अभिक्रिया नहीं करेगा। दूसरा कि यह धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि यह मैग्नीशियम है जो भाप यानी कि जिसको वाष्प बोलते हैं उसके साथ अभिक्रिया करती है। और तीसरा परीक्षण होगा कि किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि जब यह मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि अभिक्रिया में उत्पन्न गैस होती है तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो उसका आंसर देखिए, यहाँ पे 2Na यानी कि सोडियम है जो 2H2 यानी कि जल के साथ अभिक्रिया किया, तो यहाँ पे 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। और यहाँ पे H2 यानी कि जब भी यहाँ पे गैस उत्पन्न होती है तो ऊपर की ओर एरो दिया जाता है, ऊपर की ओर एरो का चिन्ह दिया जाता है। फिर है दूसरा समीकरण यहाँ पे 2K यानी कि पोटेशियम जो कि 2H2 है यानी कि जल के साथ अभिक्रिया किया, तो यहाँ पे देखिए 2KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। और यहाँ पे भी H2 का निर्माण हो रहा है, यानी कि ऊपर की ओर 3 एरो का चिन्ह दिया जाता है, जिससे कि साबित होता है कि यह गैस उत्पन्न हो रही है। अगर आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल RK वर्ल्ड क्लासेस, और भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।